हेलो एवरीवन। आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का, जो जून 25 को हुआ था 2025 में। शिफ्ट 1 का ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है 10 क्वेश्चन, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज मैं शिफ्ट 2 का डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच मेथड एनकरेज मैक्सिमम स्टूडेंट एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट कौन सा यहाँ पे मेथड कराता है? लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिक्टेशन या नोट गिविंग? तो हम सबको ही पता है ये प्रोजेक्ट मेथड सबसे ज़्यादा एंगेज कराता है बच्चों को, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में तरह तरह के जो सोर्सेस है उसे जाके ढूंढते हैं, फिर करने के लिए इंटरेस्ट भी लेते हैं बच्चे। तो सबसे ज़्यादा एंगेज कहाँ होते हैं? प्रोजेक्ट मेथड पे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। प्रोजेक्ट मेथड इन्वॉल्व्स स्टूडेंट इन एक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस। हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तरह तरह के सोर्स से। मेकिंग लर्निंग स्टूडेंट सेंटर एंड मोर एंगेजिंग। ये स्टूडेंट सेंटर भी होता है और मोर एंगेजिंग भी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फॉर्मेटिव असेसमेंट ए मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, सबमेटिव और फॉर्मेटिव होता है। सबमेटिव जो टर्म एंड में होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो बीच बीच में हम असेसमेंट करते हैं, बच्चों को आकलन करते हैं, उनका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? एलोकेट ग्रेड्स एट द एंड। ग्रेड देना है एट द एंड। डायगोनिस गैप्स एंड गाइड लर्निंग। डायगोनाइज करना है गैप्स को और गाइड करना है लर्निंग को। सस्पेंड स्लो लर्नर, रैंक द क्लास। ये सारा हट जाएगा क्योंकि ये बच्चों के हित में नहीं है। बच्चों के हित में कौन सा है? डायगोनाइज करना गैप को और गाइड करना, उसको उसका क्या परेशानी है उसको मतलब फाइंड आउट करना और उसी अनुसार उसको गाइड करना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन ongoing process focusing on identifying learning gaps and providing feedback to improve student performance before summative testing। ये ongoing process होता है, ये थ्रू आउट द ईयर करते रहते हैं टीचर, आकलन करते हैं और जहाँ पे गैप हो रहा है वहाँ पे गाइड करते हैं मोर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आंसर है हमारा बी, डायगोनिस गैप एंड गाइड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द हाईएस्ट कॉग्निटिव स्किल इन रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमी। जो ब्लूम का टेक्सोनोमी है उसमें रिवाइज किया है ब्लूम ने, उनका जो ये जो लेवल दिया है उसको। तो आप यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इमेज लगाया है, इसको देख सकते हैं। ये रिवाइज वाला है, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। तो कौन सा वाला हाईएस्ट कॉग्निटिव स्किल है? हाईएस्ट में हमारा क्रिएट पहुंच रहा है, क्रिएटिंग हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, एनालाइजिंग दिया है, हमारा आंसर हो जाएगा क्रिएट, क्योंकि हाईएस्ट में क्रिएट हो जाएगा। क्रिएटिंग इन्वॉल्व जनरेटिंग न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और ways of viewing things, thus representing the highest cognitive skill। तो जो जनरेट करता है न्यू आइडियाज और प्रोडक्ट्स और व्यूइंग थिंग्स को, तो इसीलिए हाईएस्ट कॉग्निटिव में क्या क्या दिया है ब्लूम ने? क्रिएटिंग को। ये जो लेवल है इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभार जो सेकंड लेवल में क्या है, थर्ड लेवल में क्या था, ये भी पूछ लेता है, तो हमें ये थोड़ा सा देख लेना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, टू मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर ए टीचर
बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू। डाइवर्स लर्नर के लिए टीचर का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। डाइवर्स लर्नर कौन होते हैं? जो जीनियस होते हैं, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, मतलब दिशाओं में जो सोचते हैं, उनके लिए टीचर को क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उनको एनकरेज करना चाहिए। यूज़ डाइवर्स टीचिंग मेथड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो डाइवर्स टीचिंग मेथड है उसको उनको वो चीज़ को लाना चाहिए, क्योंकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला स्टूडेंट होता है वो कभी कभार बोर हो जाता है, तो उसके लिए तरह तरह के डाइवर्जेंट मेथड अपनाना चाहिए। असाइन सेम होमवर्क टू ऑल, ये भी नहीं होगा। प्रेज ओनली टॉपर्स, ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा यूज डाइवर्स टीचिंग मेथड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू ए वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज हेल्प रीच ऑल लर्नर इफेक्टिवली। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है स्टूडेंट के लिए, इसलिए टीचर को ये अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। द मेन फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इज। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो किस में बिलीव करते हैं? वो बोलते हैं कि बच्चा खुद से ही अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो खुद से ही खोज सकता है, वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो मतलब अपना ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। तो उनका वही सोच होता है। यहाँ पे दिया है मेन फीचर क्या हो जाएगा? मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन नहीं होगा। लेक्चर डिलीवर, ये भी नहीं होगा। नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय लर्नर, ये खुद अपना मतलब ज्ञान का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया है नॉलेज कंस्ट्रक्शन बाय लर्नर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रोट लर्निंग भी नहीं होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एम्फसाइजेस लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस। उनका जो एक्सपीरियंस है उनसे वो कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अपना नॉलेज का ज्ञान का निर्माण खुद स्वयं कर सकते हैं, और वो बहुत एक्टिव भी होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है नंबर 6, रिफ्लेक्टिव टीचिंग एसेंशियली इन्वॉल्व। रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग होता है एसेंशियली इन्वॉल्व किस में होता है? तो स्टिकिंग टू ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड में स्टिक करता है। इग्नोरिंग फीडबैक, फीडबैक को इग्नोर करता है। कंटिन्यूअल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, तो कंटिन्यूअल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट को रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहा जाता है। फोकसिंग ओनली ऑन सिलेबस, ये भी नहीं होगा। जो सेल्फ असेसमेंट है उसको मतलब कंटिन्यू सेल्फ असेसमेंट किया जाता है, उसमें क्या सुधार लाना है उसको भी देखा जाता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो हमारा रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिव practice means that the teacher regularly evaluate and refine their method to better teaching outcome। रेगुलर वे में वो करते रहते हैं। रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिस है उसको टीचर करते हैं, और उससे जो उनको पता चलता है, जो इवैल्यूएशन के थ्रू उनके जो पता चलता है उसी अनुसार वो टीचर अपना मतलब टीचिंग करते हैं फॉर बेटर आउटकम। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑडियो विजुअल एड्स आर इफेक्टिव इन टीचिंग बिकॉज दे। ऑडियो विजुअल, ऑडियो भी है और विजुअल भी है, तो वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव टीचिंग मेथड में आ जाएगा। किस लिए? डिस्ट्रैक्ट लर्नर, डिस्ट्रैक्ट करता है लर्नर को। अपील टू ऑल सेंसेस एंड एड रिटेंशन। अपील टू ऑल सेंसेस, ये ऑल सेंसेस का काम करता है, देखते भी है और सुनते भी है, तो मोर सेंसेस का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये इफेक्टिव होता है। यहाँ पे आर फैशनेबल ये दिया है। नीड लेस प्रिपरेशन टाइम, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा अपील टू ऑल सेंसेस एंड एड रिटेंशन। सच एड एनहेंस मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी, ये बहुत सारा सेंसेस में
मतलब बहुत सारा सेंसेस का यूज़ कर होता है यहाँ पे, इसलिए मेकिंग कॉन्सेप्ट क्लियर एंड रिटेंशन लॉन्गर। इसलिए बच्चों को ये बहुत देर तक याद रहता है क्योंकि वो देखते भी है और साथ में वो सुनते भी है, तो पिक्चर उनके माइंड में रहता है। इसीलिए ये इफेक्टिव है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, विच वन इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है, नॉट दिया है यहाँ पे। प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक, प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक ये तो पॉजिटिव है, ये होगा। फोकसिंग ओनली ऑन फैक्ट, ये थोड़ा नेगेटिव है, यहाँ पे नॉट पूछा है, इसीलिए हमारा आंसर फोकसिंग ओनली ऑन फैक्ट ये हो जाएगा। एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी पॉजिटिव है। सेटिंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव यहाँ पे फोकसिंग ओनली ऑन फैक्ट दिया है, तो आंसर हो जाएगा ये। इफेक्टिव टीचिंग गोल्स बियॉन्ड फैक्ट, प्रोमोटिंग स्किल लाइक थिंकिंग, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। इफेक्टिव टीचिंग जो होता है और बियॉन्ड फैक्ट में जाके होता है, और प्रोमोटिंग स्किल को प्रमोट करते हैं। थिंकिंग, एनालाइजिंग, एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ को इफेक्टिव को ये टीचिंग के अंडर में आ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोकसिंग ओनली ऑन फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैन बी प्रमोटेड बाय। टीचर्स जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अवॉइडिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को अवॉइड करके नहीं, हमें न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ट्रेनिंग, टीचर्स का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी बीच बीच में उनको दिया जाता है उनका और अपग्रेडेशन होने के लिए। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। डूइंग ओनली रूटीन वर्क, आइसोलेटिंग फ्रॉम पीयर्स, ये भी नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन पे दिया है ऑनगोइंग ट्रेनिंग, कोलाबोरेशन एंड लर्निंग फ्रॉम न्यू प्रैक्टिसेस कीप टीचर्स इफेक्टिव एंड करेंट। मतलब उनको अपडेट रखता है, उनको जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं उनसे टीचर का लर्निंग में अपग्रेडेशन होता है और उनको अपडेट रखता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, MOOC, मूक स्टैंड फॉर। मूक का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। आंसर विल बी ए। एक्सप्लेनेशन पे दिया है मूक आर ऑनलाइन कोर्सेस एम एट ultimated participation and open access by the web, important in modern teaching कॉन्टेस्ट। तो ये एक ऑनलाइन मतलब कोर्स होता है जिसको पार्टिसिपेट करते हैं ओपन एसेस बाय ए वेब के थ्रू ओपनली उसको एसेस करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मॉडर्न टीचिंग लर्निंग में। तो इसका ये मतलब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसको याद रखना, मैसिव तो हो जाएगा आप लोगों का। तो आज बस 10 क्वेश्चन करेंगे, अगले नेक्स्ट सेशन में हम और 10 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।